नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया है, जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से मिलेगी, कहाँ पर नियुक्ति होगी, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो आप नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं विषय लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन, विकल्प चयन एवं पद आवंटन की नीति के संबंध में। तो आप सभी लोगों को पता है कि अब आपका आयोग कर क्या रहा है कि आपको जितने भी आपके पेपर है उनको क्लब करके आपके एग्जाम कराए जा रहे हैं। तो जैसे कि आपका 12th लेवल के सारे पदों का, सारे विभागों का एक साथ पेपर करवाए जा रहे हैं, उसी प्रकार से ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनको क्लब करके पेपर करवाए जाते हैं। तो उनमें अब आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट में आपको किस प्रकार से आपको नियुक्ति दी जाएगी, ये सब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए आपको जो आपकी मेरिट बेस होती है उसी के आधार पर आपको जो है नियुक्ति दी जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा या अन्य तकनीकी मूल्यांकन परीक्षा समाप्त हो जाने के उपरांत अभिलेख सत्यापन की कार्यवाही चयन प्रक्रिया के दौरान की जाती है। अभिलेख सत्यापन में अभ्यर्थियों को समस्त अहर्ताओं व पात्रताओं का मिलान उनके द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने वाले मूल अभिलेखों से किया जाता है। फिर आगे कहा गया कि अब अभिलेख सत्यापन के समय ही अभ्यर्थियों से पद, विभाग, मंडल या जिला आदि के विकल्पों के चयन का अवसर दिए जाने का निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थी विकल्प श्रेष्ठता सूची में स्थान, वर्ग, उपवर्ग, रिक्त पदों की संख्या के आधार पर ही पद एवं विभाग आवंटित किया जाएगा। तो आपको जो आप मेरिट सूची में होंगे उसके हिसाब से आपको किस पोस्ट को आपको प्रेफरेंस देनी है, वो वहाँ पर आपका जितने भी आपका वहाँ पर स्थान होगा, वर्ग, उपवर्ग और वहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी है, तो इन सभी के आधार पर आपको जो है उसका विकल्प प्रदान किया जाएगा। तो आगे कहा गया है कि आपका जो माननीय उच्चतम न्यायालय का, आपका जो उच्च न्यायालय का आपका जो आपके एक रिट दायर थी, तो उसमें भी यही कहा गया कि आपका जो सिलेक्शन होगा और पोस्ट प्रेफरेंस होगी तो उसके लिए आपका बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका जो है दिया जाएगा। फिर आगे कहा गया है कि आवेदन के विकल्प चयन न होने के कारण मेरिट के आधार पर चयन के अवसर को समाप्त नहीं किया जा सकता एवं मेरिट ही चयन का मुख्य आधार है। यानी आपका मेरिट के हिसाब से ही अब आपको पोस्ट प्रेफरेंस एंड कहाँ पर नियुक्ति होगी ये सारे विकल्प प्रदान किए जाएंगे। फिर आगे देख सकते हैं इसके लिए आयोग की पूर्व बैठकों में सर्वसम्मति के उपरांत अभिलेख सत्यापन तथा विकल्प चयन के लिए निम्न नीति गठित की गई है। तो आपका इसमें क्या क्या है, तो पहले नंबर पर दिया गया है, चूंकि सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरांत परीक्षा में भाग लेते हैं, वह ऑनलाइन आवेदन करते समय अहर्ता व पात्रता संबंधी कोई अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता। इसलिए लिखित शारीरिक दक्षता या अन्य तकनीकी परीक्षण के उपरांत अभिलेख सत्यापन का चरण रखा गया है। इसी चरण में अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर निर्णय होगा। दूसरा पॉइंट कहा गया है कि चयनित अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख सत्यापन एवं विकल्प चयन की कार्यवाही समय से पूर्ण न करने के कारण पद, विभाग, जिला, मंडल का अंतिम आवंटन में अधिक समय अथवा अनावश्यक रूप से विलंब हो जाता है, जिसके कारण वरिष्ठता क्रम में प्रतीक्षारत वास्तविक अभ्यर्थी के साथ अन्याय हो जाता है। अतएव इस आदेश के द्वारा अंतिम आवंटन त्वरित गति एवं न्याय संगत करने के लिए प्रावधान किया गया है। तो यानी इसके कारण क्या होगा कि आपका जो आपकी वैकेंसी का जो अलॉटमेंट होगा वो आपका काफ़ी तेज़ी से होगा और अच्छे तरीके से होगा। फिर अगला है नंबर 3 पर दिया गया है, चयन प्रक्रिया कम समय में संपन्न हो सके इसके लिए अभिलेख सत्यापन व विकल्प चयन के समय अभ्यर्थी का स्वयं उपस्थित होना आवश्यक है। इस दौरान आपकी जो है बायोमेट्रिक होगा। फिर 4 नंबर पर दिया गया है कि अभिलेख सत्यापन में आए हुए अभ्यर्थी की सर्वप्रथम बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी। अभ्यर्थी के औपबंधिक प्रवेश पत्र के पीछे बायोमेट्रिक कर्मचारी के द्वारा लिखा जाएगा कि इनकी बायोमेट्रिक का प्रसार
और प्रमाण पूर्व डेटा से सत्य पाया गया है। फिर फिफ्थ में कहा गया है कि अभिलेख सत्यापन कराने के लिए आए हुए अभ्यर्थी से टीम के सदस्यों के द्वारा बायोमेट्रिक की रिपोर्ट देखी जाएगी। उसके बाद सभी अभिलेखों की संबंधित पद की पात्रता के अनुसार क्रम से 2 प्रतियों में स्व प्रमाणित छाया प्रतियां प्राप्त की जाएगी। स्व प्रमाणित छाया पत्र के अनुसार मूल अभिलेख का मिलान किया जाएगा कि किसी छायाप्रति में कोई तथ्य छुपाया तो नहीं गया। फिर नंबर 6 पे कहा गया है कि अभिलेख सत्यापनकर्ता जब सभी अभिलेख का पूर्ण रूप से सत्यापन कर लेता है तब सभी रिक्त पदों की योग्यता व आयु सीमा तथा अन्य पात्रताओं को देखा जाएगा कि अभ्यर्थी किन किन पदों विभागों के लिए पात्र है। तो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन, आपकी एज और आपके जितने भी चीज़ें हैं उसके आधार पर आपका देखा जाएगा कि आप किन किन के लिए आपका जो है आप क्वालिफाइड हैं। फिर आगे कहा गया कि 7वें नंबर पर आयोग के स्तर पर मूल अभिलेखों को देखे जाने का अर्थ यह है कि अभ्यर्थी द्वारा जो भी मूल अभिलेख आयोग के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जाएगा उससे ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित अहर्ताओं का मिलान करना, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि अभ्यर्थी संबंधित पद की पात्रता रखता है। फिर आपका अगला 8वां पॉइंट कहा गया है कि अभिलेखों की जांच मिलान के उपरांत अभ्यर्थियों को विज्ञापन में उपलब्ध पदों, विभागों, जिला, मंडल का विकल्प लेने का अवसर मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। तो जितने भी आपके पद होंगे आपके विज्ञापन में, तो आपका विभाग के अनुसार जिला और मंडल जो आपके मेरिट के अनुसार आपको इसके लिए आपका ऑप्शन प्रदान किया जाएगा। आयोग समान शैक्षिक अर्हता के पदों को क्लब कर विज्ञापन जारी कर रहा है। ऐसे में एक ही परीक्षा से विभिन्न विभागों, विभिन्न पदनामों, विभिन्न मंडलों, जिलों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपादित होती है। तो ऐसे विकल्प का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो जैसे अभी आपने देखा कि जो अभी आपका 854 वैकेंसी थी उसमें आपका वीडियो का था, वीपीडीओ का था, समीक्षा अधिकारी, बहुत सारे पद थे। तो उसमें आपको कौन सी प्रेफरेंस मिलेगी, तो इसके लिए आपका जो आपको चाहिए तो आपके मेरिट के आधार पर आपको ये सारी चीज़ें दी जाएगी। फिर 9वें में कहा गया है कि अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा, यानी आपका मेरिट के हिसाब से बुलाया जाएगा। प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर ही पदों, विभागों, मंडलों एवं जिलों आदि का विकल्प चयन का अवसर दिया जाएगा। अभ्यर्थी के सभी अभिलेख व पात्रता सही पाए जाने पर अभ्यर्थी को उसकी पात्रता के अनुसार सॉफ्टवेयर में पदों को दिखाया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी अपनी इच्छा के अनुसार पदों का या विभागों का क्रम देगा। अभ्यर्थी को स्पष्ट किया जाता है कि एक बार वरीयता क्रम देने के उपरांत अभ्यर्थी इसमें पुनः परिवर्तन या बदल नहीं सकेगा। तो इसीलिए पदों का क्रम सोच समझ कर भरें। तो आपका होगा क्या कि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसके बाद आपका जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उसमें आपके मंडल और जिलों के आधार पर विकल्प आपको मिलेंगे। तो आपको उनको जो है आपको उनको क्रम वाइज सीक्वेंस में 1 2 3 4 देना होगा। तो इसको एक बार अगर आप सेट कर देते तो दोबारा आपका ये परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फिर आपका 10 नंबर अभिलेख सत्यापन हेतु विस्तृत प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि आयोग द्वारा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा जिससे पद, विभाग, जनपद, मंडल के विकल्प अभ्यर्थियों द्वारा इस कार्य के लिए निर्धारित कंप्यूटर टर्मिनल के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प की हार्ड कॉपी प्रिंट की जाएगी, जिन पर अभ्यर्थियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसकी एक प्रति आयोग कार्यालय तथा दूसरी प्रति संबंधित अभ्यर्थी के पास रहेगी। फिर आपका 10.2 में कहा गया कि यदि अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित है तब। फिर इसमें कहा गया कि यदि अभिलेख सत्यापन में उनके अभिलेख सही पाए गए तब अभ्यर्थी अपना विकल्प चयन आयोग के कंप्यूटर टर्मिनल में लोड किए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से करेगी या करेगा। अगला कहा गया कि यदि कोई अभ्यर्थी सत्यापन के दिन विज्ञापन में दिए गए निर्धारित मानकों अथवा योग्यता संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्रों का पूर्ण किए बिना ही सत्यापन में उपस्थित होता है तो उस अभ्यर्थी को 15 दिन का या निर्धारित समय अवधि तक का अंतिम अवसर दिया जाएगा। इसके लिए सत्यापन टीम के द्वारा सत्यापन के दिन
ही उस अभ्यर्थी को लिखित नोटिस दिया जाएगा कि संबंधित तिथि तक वे अपना अभिलेख सत्यापन टीम को उपलब्ध कराएं। तो यानी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर प्रेजेंट नहीं है, तो आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा और इस टाइम पीरियड में आपको वह आपका डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करना पड़ेगा। 10.23 में कहा गया कि यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा अभिलेख प्रस्तुत करता है जो उस शैक्षिक अभिलेख के समकक्ष मान्य होगा या नहीं, या सत्यापनकर्ता इस स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा है कि अभ्यर्थी संबंधित पद के लिए योग्यता रखता है या नहीं, ऐसी स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के अभिलेखों को पृथक से एक पत्रावली में रखा जाएगा व इस पर अलग से निर्णय लिया जाएगा। फिर अगला कहा गया 10.3 में, यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर अनुपस्थित रहता है, यानी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन अगर आप वहां पर नहीं है, तो उसके बारे में कहा गया है कि अभिलेख सत्यापन के दिनांक को कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो उस अभिलेख सत्यापन की समाप्ति की तिथि तथा उससे अगले कार्य दिवस में या 15 दिन जो भी अधिक हो, सत्यापन के लिए उपस्थित होने का एक और अवसर दिया जाएगा। यदि उसी तिथि को भी वह अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता, तो उसका अभ्यर्थन जो है समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रेजेंट नहीं होते, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और फिर भी आप नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो फिर आपका जो कैंडिडेचर होगा, जो आपका वो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अगला कहा गया 10.4, यदि किन्हीं विशिष्ट व अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कहीं अन्यत्र जमा होना, अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, तब वह सचिव को इस आशय का लिखित व सप्रमाण सकारण अनुरोध पत्र देगा, जिस पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यानी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको 15 दिन का अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, तो आप इसके लिए आपको जो है एक लिखित लेटर देना पड़ेगा। इसके लिए आयोग द्वारा इस पर डिसीजन लिया जाएगा। फिर आगे आप देख सकते हैं कि अंतिम आवंटन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों को अभ्यर्थन अंतिम रूप से निरस्त किया गया है, उनको छोड़कर मेरिट सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को पद, विभाग, जनपद, मंडल आवंटन किया जाएगा। फिर आपका आगे दिया गया कि ये सारी चीज़ें अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की सत्यता व वास्तविकता की जांच संबंधित संस्थान या विश्वविद्यालय से ही की जा सकती है। वह यह कार्यवाही संबंधित नियोक्ता का दायित्व है। अभिलेखों के सत्यापन के दौरान यदि किसी अभिलेख के संबंध में स्थिति स्पष्ट न हो सके, तो ऐसे मामलों में संबंधित विषय के विशेषज्ञों का सहयोग लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पर कही गई है कि आपका अभिलेख सत्यापन किस प्रकार से होगा। फिर लास्ट में कहा गया कि अभिलेख सत्यापन व विकल्प चयन की प्रक्रिया में किसी भी त्रुटि या विवाद, कठिनाई के प्रकट होने पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अभिलेख सत्यापन तथा विकल्प चयन के संबंध में आयोग द्वारा अब उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थियों को इस नीति के संबंध में जानकारी हो, इसके लिए कार्यालय ज्ञापक को आयोग की वेबसाइट पर स्थान पर संवाद पृष्ठ पर भी प्रकाशित किया जाए व प्रेस नोट के माध्यम से भी प्रकाशित किया जाए। तो ये था आपका काफ़ी महत्वपूर्ण नोटिस, जो आपका कि सिलेक्शन के दौरान आपका पोस्ट प्रेफरेंस और आपको किस प्रकार से पोस्टिंग होगी, ये सब बताया गया। तो आप सभी लोग चैनल पर नए हैं, तो आप नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।